हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज मेरी साइंस की क्लास में। और आज सब हम बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले पार्ट का नाम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चैप्टर है आपका 2, रेशों से वस्त्र तक। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि रेशम क्या है, रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या है, रेशम का कीट का पालन कैसे किया जाता है, कैसे रेशम को निकालते हैं और क्या क्या रेशम की उपयोगिताएं हैं। तो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले आप सामने देखिए, ये आपके सामने 3 तरह के कपड़ों की किस्में रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 3 तरह के कपड़े किस लिए रखे हैं। तो अगर इनको हम छूकर देखें तो आप देखेंगे ये छूने में कपड़ा मोटा है और हाथ से देखने में खुरदरा सा है। इसके बाद ये आता है, ये कपड़ा पतला तो है लेकिन ये चिकना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इस कपड़े की, ये तो एकदम ही पतला है और ये बहुत चिकना और आप देख सकते हैं एकदम मुलायम है। तो इस तरह से कपड़ों की अगर हम बात करें, रेशों की बात करें, तो जो छूने में खुरदरा और मोटा है ये ऊनी रेशों से बना है और ये बना है आपका सूती रेशों से। तो इसको हम बोलते हैं सूती वस्त्र और इसको बोलते हैं ऊनी वस्त्र। अब बारी आती है इसकी, जो कि बहुत ही मुलायम और चमकीला है, तो इसको हम बोलते हैं रेशमी वस्त्र, क्योंकि ये बना हुआ है रेशम के धागों से। तो इससे पहले की क्लास में बच्चों आपने पढ़ लिया कि ऊनी वस्त्र कैसे बनते हैं, ऊन से बनते हैं जो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। इसके अलावा सूती वस्त्र किस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं जाना कि रेशमी वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि रेशमी वस्त्र बनाने के लिए हमें रेशों की जिन जरूरत होती है वो हमें रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। तो अब आपके मन में आ रहे होंगे प्रश्न ये कि कीट से रेशम, एक कीट से कैसे हम रेशम के धागे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रेशम के कीट से ही हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो अब आपके मन में हजारों सवाल आ रहे होंगे, क्या इसकी विधि है, रेशम का कीट क्या खाता होगा, कहाँ रहता होगा और किस तरह से हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, इन सभी सवालों के छुपे हैं जवाब हमारे आज के टॉपिक में, हमारे आज के चैप्टर में। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले बारी आती है रेशम के कीट के जीवन के चक्र की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। पहले तो ये आप वस्त्र की 3 वैरायटी देख लीजिए, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र। इसके बाद आप देखिए 2 तरह के हमारे रेशम के कीट होते हैं। पहला कीट होता है नर और दूसरा होता है मादा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मादा रेशम का कीट नर रेशम के कीट के साइज में थोड़ा सा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मादा रेशम की कीट है ये साइज में बड़ी होती है और अंडे देने का काम इसी कीट का होता है, यानी कि मादा रेशम कीट का। अब हम बात करते हैं इनके जीवन चक्र की। आप देखिए आपके सामने ये 6 अवस्थाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी एग स्टेज बोलते हैं जिसको। इसमें इस तरह से पत्ती होती है, इनको पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को हम किस पे पालते हैं, इनको पालते हैं हम सहतूत की पत्तियों पर। और इसके अलावा ओक है, अरंडी है, तरह तरह के पेड़ हो सकते हैं। और जो रेशम का कीट जिस पत्ती पर पाला जाएगा, जो जिन तरह की पत्तियों को खाएगा, उसकी सिल्क की जो क्वालिटी होगी, वैरायटी उसी के अनुसार होगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मलबरी लीव्स यानी सहतूत की पत्ती पे। तो सबसे पहले मादा कीट आती है और इस पे सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है और वो पत्ती के निचले हिस्से पे देती है। कहाँ देती है, पत्ती के निचले पोर्शन पे। और इस तरह से खूब सारे अंडे आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अंडों से निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं वर्म लाइक स्ट्रक्चर लिखा है। वर्म मतलब इस तरह से ही चलते हैं, कैटरपिलर की तरह। तो इनको हम बोलते हैं लार्वा या फिर कैटरपिलर, और इनको हम इल्ली भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जैसे ही निकलता है, ये क्या खाना चाहता है, हरी हरी पत्तियां। तो इसको जरूरत होती है हरी पत्तियों की, यानी कि शहतूत की पत्तियों को वो खाना शुरू कर देता है। इस तरह से 4 से 6 हफ्ते बीतते हैं। तो जैसे ही ये समय बीतता है, ये अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और इसका साइज हो जाता है बड़ा, करीब 4 इंच तक इसका साइज बड़ा हो जाता है। और इस बीच में ये अपनी बार बार स्किन को चेंज करता है। कितनी बार करता है, 4 बार करता है। जिस तरह से आपने सुना होगा स्नेक्स, जो सांप होते हैं उसमें अपनी केचली बदलते हैं, बस वही समझिए। इस तरह से ये भी 4 बार अपनी स्किन को शेड करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं। उसके बाद इसकी अगली अवस्था आती है रेस्टिंग। रेस्ट में जिस तरह से हम दिन भर काम करते हैं और रात को सोते हैं, हमारी वो रेस्टिंग पोजीशन होती है। उसी तरह से रेशम के कीट भी
जब अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं 4 से 6 हफ्तों के बाद, तो ये पहुंचते हैं अपनी रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज में पहुंचने से पहले देखिए इस तरह से इसके मुंह से ये पतले आपको दिख रही है, ये प्रोटीन युक्त ये लसदार एक पदार्थ होता है, ये इस तरह से इसके ऊपर लिपटता चला जाता है और ये गति करते हैं 8 के आकार में। ये इस तरह से 8 होता है, ये देखिए ये 8 के आकार में ऐसे घूमता रहता है आपका ये कैटरपिलर, और घूमते घूमते ये जो पदार्थ सिक्रीट हो रहा है ये अपने ऊपर लपेटता चला जाता है। तो फिर लपेटते लपेटते क्या होता है, इसको ये 4 दिन लगता है इस प्रोसेस में, और ये पूरी तरह से इस तरह से ये कवर हो जाता है। और इस तरह से लार्वा किस में पहुंच जाता है, यहाँ पर ये था देखिए लार्वा, और इसके अंदर ये चेंज हो गया प्यूपा में। तो इस तरह से प्यूपा युक्त गोल अंडाकार, ठीक है, रेशम के पदार्थ की संरचनाएं जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं इसको, हम कोकून बोलते हैं। अब कोकून के अंदर इसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, ये पूरी तरह से स्टेबल यानी कि स्थिर रहता है, ना तो कुछ खाता है ना कुछ हिलता है, ये बिल्कुल शांति से पड़ा रहता है। और धीरे धीरे इसके शरीर में बहुत सारे सेवरल चेंजेस होते हैं, और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये प्यूपा में बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे इसके मौत की भी बॉडी में नए नए ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है इसकी डेवलपिंग कंडीशन, यानी कि इसके अंदर के शरीर का विकास हो रहा है, और धीरे धीरे इसके अंदर ये वयस्क कीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये इसको काट के बाहर निकला और ये हमारा वयस्क कीट बाहर आ गया। तो ये है इस तरह से इसका पूरा जीवन चक्र। अब मैं आपको इसकी एक क्रियाविधि, एक अच्छी सी बहुत अच्छी गतिविधि या बता सकते हैं या गेम बता सकते हैं, मैं आप बताती हूँ आपको। करना क्या है आपको, जैसे मैंने दिखाया ये 6 अवस्थाएं, तो इस तरह से देखिए इसको हम सिर्फ 4 पार्ट में अगर बांटे तो पहले ये है एग, उसके बाद आता है लार्वा। तो ये देखिए ये क्या है आपका एग, और इसके बाद आता है लार्वा, और इसके बाद तीसरी पोजीशन हमारी आती है कोकून। क्या आती है आपकी, कोकून। और सबसे लास्ट में हमारी आती है एडल्ट मोथ। तो इस तरह से हमारे ये कीट की जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं। तो आपको इन चारों के पिक्चर बना लेने हैं कागज में, उसको कलर करना है, और फिर गत्ते के टुकड़े लेने हैं और उस पर चिपका के और उसको अलग अलग टुकड़े काट के रख लेने हैं। अब आपके छोटे भाई बहन हो घर में या कोई भी हो, या आप अकेले भी, इनको सेट करिए एक प्रॉपर क्रम में, और हर क्रम पे पहुंच के आपको उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, या उस स्टेज पे पहुंच के उसमें क्या चेंज हुए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जब उनको सेट करेंगे एक एक प्रॉपर पूरी साइकिल में, तो धीरे धीरे आप भी सीखेंगे और आपके छोटे भाई बहन भी सीखेंगे। तो ये आपके लिए एक गेम भी हो जाएगा और एक सीखने के लिए बहुत अच्छी गतिविधि भी हो जाएगी। तो आपको इसको घर में बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं आपको यही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकल करके। तो चलिए मेरे साथ देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग, और आप लोग इसको एंजॉय भी करने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखेंगे रेशम के कीट को अपने सामने बनते हुए। तो चलिए देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक यहाँ पर हरे रंग की पत्ती है और इस पे काफी गोल सी संरचना दिख रही है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा सा क्या है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इतनी बड़ी संरचना रखी है। इस पत्ती पर एक ये है, क्या है ये है रेशम के कीट का अंडा। अब इस रेशम के कीट के अंडे में से क्या निकलने वाला है, लार्वा। देखिए ये निकला हमारा लार्वा, देख सकते हैं आप। और जैसे ही लार्वा निकला, इसको तो लगी है भूख, तो क्या करेगा ये खाएगा हरी हरी पत्तियों को, क्योंकि इसको लगी है भूख और इसको खाना है खाना। तो जब वो हरी हरी पत्तियों को खाएगा और इस तरह से 4-6 हफ्तों को इस तरह से खाता रहेगा, फिर इसका साइज खूब गोल मोलू सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो पत्तियों को खाना छोड़ देगा। और फिर क्या होगा, ये चुपचाप शांति से अब अपने मुंह से निकालेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है, ये एक चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं रेशम के रेशे। और देखिए इस तरह से निकल रहा है इसके मुंह से, ये देखिए ये अपने मुंह से सिक्रीट करता है। और ये पदार्थ जो होता है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन प्रोटीन, जिसका ये तंतु बना होता है। और इस तरह से इसको ये अपने शरीर पे लपेटना शुरू कर देता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे सामने। और इसकी पदार्थ को ये यूज करता है कोकून के निर्माण के लिए। तो ये इसके सलाइवा में ही मिक्स होता है
और इसके तंतु ये इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि स्टील के तार की से अगर हम कंपेयर करें तो ये उससे भी ज़्यादा मजबूती होती है इनमें। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ मैं कि अगर इनको हम गीला कर दें तो ये 20% तक अपनी मजबूती को खो देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये एक कोकून जैसी संरचना हमारे सामने बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये इस पोजीशन में रहता है और इसमें होते हैं बहुत सारे चेंजेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्यूपा किस में बदल जाता है, एक यंग मोथ में, यानी कि एक पूर्ण रूप से विकसित एडल्ट मोथ रेशम के कीट में। अब देखिए इसमें से क्या निकलने वाला है, अब होने वाला है मैजिक, क्योंकि ये इसको वैसे तो नॉर्मली यहाँ से एक ये होल करता है, काट के बाहर निकलता है, लेकिन देखिए मैजिक के लिए तैयार हुई है क्योंकि निकलने वाला है इसमें से एक यंग मोथ। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये इसके अंदर से निकला एक, क्या निकला ये देखिए, वयस्क कीट। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो इसका शरीर बहुत ही गीला चिपचिपा और इसके पंख देख रहे हैं सब चिपके हुए रहते हैं। फिर ये निकलता है, अपने पंखों को इस तरह से सुखाता है, जैसे आप देख रहे हो इसके पंख पूरे खुल के आने लगते हैं जो अभी तक सिकुड़े हुए थे, चिपके हुए थे। और ये देखिए ये सुंदर सा हमारे सामने क्या आ गया, रेशम का कीट, जिसे हम बोलते हैं सिल्क मोथ। तो इस तरह से बच्चों आपने समझा कि पूरी जीवन की इसकी जीवन की प्रक्रिया क्या होती है और ये नहीं नया कीट आएगा, अब ये फिर से अपने नए जीवन चक्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बच्चों होप यू आपने ये समझ लिया है अच्छी तरह से। तो इसके बाद अब हम बताते हैं आपको कुछ बातें कि देखिए ये जो रेशम का कीट है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं बॉम्बिक्स मोरी। क्या बोलते हैं इसको हम? बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। इसको आप लर्न कर लीजिए, ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब देखिए रेशम का जो उत्पादन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई चीन देश से। सबसे इसका जो बड़ा उत्पादन करने वाला देश भी चीन है और इसकी शुरुआत करने वाला भी। और हमारा भारत पूरे विश्व का व्यावसायिक स्तर पे इसका उत्पादन कितना करता है? 13%। भारत से 13% रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसकी मजबूती इसकी इतनी होती है कि जितनी कि स्टील के तार में भी नहीं होती। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बहुत चमकीले होते हैं और आरामदायक तंतु होते हैं। अब इसमें जो पाया गया, जो इसने लसदार पदार्थ निकाला, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो उसमें जो पाया जाता है प्रोटीन वो होता है फाइब्रोइन, FIBROIN। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए। तो इस प्रोटीन की हेल्प से यही प्रोटीन पाया जाता है जो चिपचिपा होता है पदार्थ, उसको भी हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेरीसिन। सेरीसिन ये एक पदार्थ होता है जो बिल्कुल गम की तरह होता है, बहुत ही चिपचिपा सा होता है। तो देखिए पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोइन, और जो उसमें चिपचिपा गम जैसा पदार्थ है उसको हम बोलते हैं सेरीसिन। तो देखिए इस तरह से बच्चों आपने देखा। अब बात आती है रेशम के कीट के पालन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीट के पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये जैसा आप देख सकते हैं रेशम के कीट के पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। और असम और झारखंड यहाँ के किसानों का तो ये मुख्यतः व्यवसाय ही है कि वो रेशम के कीट को अपने व्यवसाय की तरह लेते हैं। और इसके अलावा कर्नाटक में ये सबसे बड़ा केंद्र है रेशम के उत्पादन का। और उसके अलावा बंगलुरु है, मैसूर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेरीकल्चर केंद्र हैं। तो देखिए इसकी क्या प्रोसेस है, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिए जैसा कि पहले आप ये देख रहे हैं लार्वा निकला, ये क्या है? इसकी ये लार्वा स्टेज है, मैं आपको जैसा बता चुकी हूँ अभी। अब ये लार्वा निकला तो होता क्या है कि इसमें दो लोगों का रोल है। लार्वा निकलने से पहले जो एक किसान होते हैं वो सहतूत की खेती करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए जो पत्ते खाते हैं वो सहतूत के होते हैं या अरंडी है जो भी है। तो जो भी पौधा चाहिए उसकी पहले उपलब्धता होनी चाहिए। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं कि वो सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं, उसको लगाते हैं और 6 महीने का वक्त लगता है। जब पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है पेड़ों की, फिर ये क्या करते हैं कि मादा कीट उस पर पालते हैं, इसके नर मादा कीट। और जैसे ही मादा कीट उस पर अपने अंडे देती है, उसको वो पेपर ले लेते हैं या फिर सूती जो होता है कपड़ा, उसकी पतली पतली पट्टियां बनाते हैं और धीरे से अंडों को उस पर झाड़ के निकाल लेते हैं।
उसके बाद उसको वो बेचते हैं। ये उनका बिजनेस होता है कि वो अंडों को बेचते हैं, यानी लार्वा निकलने का इंतजार नहीं करते और इन अंडों को किसको बेचते हैं? कीट पालकों को। फिर कीट पालक उन अंडों को खरीदते हैं, लेकर जाते हैं और उसको फिर कीट पालक गृह में रखते हैं। अब आप सोचो घर में क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि घर का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो उनके लायक परफेक्ट नहीं होता, उनको एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो सही ताप और सही नमी, ये जब सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगी कंडीशन, तभी इन अंडों में से लार्वा बाहर आएंगे। और जो कीट पालक होते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंडों में से लार्वा बाहर आ जाए। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे इंतजार करते हैं और जैसे ही लार्वा बाहर आते हैं, इनके लिए चाहिए होती हरी पत्तियां। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये बांस की छोटी छोटी ट्रे जैसी दिख रही है ये, तो इनमें वो पत्तियों को सजा देते हैं और पत्तियों को सजा के उसके ऊपर उन लार्वा को रख दिया जाता है। लेकिन इन देख रहे होंगे जो डलिया टाइप की जो ट्रे जैसी दिख रही है, इसके अंदर ये इस तरह से स्पाइरल संरचना होती है इस तरह से, और हर जगह ये इस तरह से रख दी जाते हैं कैटरपिलर, हर एक इस तरह से आप देख रहे हैं गैप में। फिर क्या होता है, 25-30 दिनों तक ये खाता है पत्तियों को। उसके बाद ये धीरे धीरे इनसे ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो किसान जो होते हैं, वो जो पालक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसको अब कोकून बनाना है। तो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी सी पेड़ की टहनियां होती हैं उसको अंदर डाल देते हैं। तो जैसे ही जब वो डालते हैं तो धीरे धीरे जो कीट होता है आपका, जो कैटरपिलर, वो उस पे आके चिपक जाता है और आके अपने मुंह से, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेशम के लिए जो क्या प्रोटीन चाहिए होता है, फाइब्रोइन चाहिए होता है, उस पदार्थ से युक्त अपना सलाइवा उसके चारों ओर धीरे धीरे पतले रेशे से निकाल के अपने आप को कवर करने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, आप देख रहे हैं ये इस कंडीशन में इस तरह से ये होता है कोकून, और वो पूरी तरह से उसी डाली पे चिपके चिपके बहुत सारे छोटे छोटे कोकून बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी रेशम के कीट के पालन की। तो इस तरह से हम इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को सेरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए रेशम के कीट के पालन को क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सेरीकल्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें समझना है कि इसके आगे की प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आप देखिए, कोकून से रेशम प्राप्त करना, इसकी बहुत बड़ी विधि होती है और इसके लिए पूरी फैक्ट्रियां भी होती हैं। और देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है। देखिए रेशम के कीट जो होते हैं, उनका जो ये कोकून होता है, उसको इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और उसको 95 to 97 डिग्री टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, 95 से 97 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इतने टेम्परेचर के उबलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डालकर छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं गर्म पानी में डालने की क्या जरूरत है? इससे क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बार बार ये शब्द यूज किया, लसलसा, यानी कि जो रेशम के तंतु होते हैं जो उसके मुंह से निकलते हैं, वो लसलसा पदार्थ होता है जो कि हवा में कांटेक्ट में आने पे धीरे धीरे सूख जाता है, और वही पदार्थ सूख के किसमें बदल जाता है, रेशम के तंतुओं में, रेशम के रेशों में। तो उसको गर्म पानी में जब हम डालते हैं तो वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है, सेरिसिन जो मैंने आपको बताया था, वो इसमें धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। तो इससे रेशम के धागे बिल्कुल एक एक अलग हो जाते हैं, क्योंकि चिपचिपापन बिल्कुल खत्म हो गया। तो रेशम के तंतु बिल्कुल अलग अलग और लंबे और अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं। इसके बाद इनको यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये कई सारे तंतु, ये दिख रहा होगा आपको, ये इनको मिला के ये एक धागा जा रहा है। तो क्या होता है कि इस तरह से कई सारे रेशम के जो होते हैं, उनके कई सारे पतले पतले तंतुओं को मिला के एक धागा। तो कितने, 4 से 8 कोकून, ठीक है, 4 से 8 कोकून के रेशे जो निकलते हैं उनको मिलाकर बनता है रेशम का एक धागा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग, जिसमें कि हम कोकून से बनाते हैं रेशम का धागा। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गर्म पानी में डालने की क्या जरूरत थी? मैंने तो आपको एक चीज बताई थी कि अपने आप ही कोकून से बाहर आ जाता है रेशम का कीट, तो उसको क्या जरूरत है कि हम पूरा उसको गर्म पानी में डालें? और इससे क्या होगा, गर्म पानी में डालने से प्यूपा उसकी मौत हो जाएगी। क्यों? उसका एडल्ट कीट तो बाहर ही नहीं निकला, वो तो इसके अंदर बंद है ना। तो आप सोच रहे हैं क्या हम इंतजार नहीं कर सकते थे? तो ऐसा इसलिए करना पड़ता है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो छेद करके बाहर निकलेगा तो उससे जो प्राप्त तंतु होंगे, जो रेशे होंगे, वो हमें टूटे हुए मिलेंगे। तो इससे जो प्राप्त रेशम होगी वो काफी कमजोर होगी और उसकी क्वालिटी भी काफी
निम्न स्तर की होगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर हम इसके परिपक्व होने का इंतजार करते हैं तो कुछ इसमें एंजाइम्स की क्रियाएं होती हैं ऊपर, तो उससे जो इसकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। ये रफ हो जाता है पहले से कंपेयर करने पे, थोड़ा चिकना भी कम हो जाएगा, मुलायम भी कम हो जाएगा, मतलब हर तरह से इसकी क्वालिटी काफ़ी निम्न हो जाती है। तो इसलिए हमको क्योंकि अच्छी क्वालिटी की सिल्क चाहिए होती है, तो इसका ये इंतज़ार ना करके उसको पहले ही परिपक्व होने से उसको पहले ही स्टेज में उसको प्यूपा सहित गर्म पानी में उसको बॉईल कर दिया जाता है, तो उससे इस कीट की मौत हो जाती है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन अब इस चीज़ के लिए देखिए आप कि कीड़े की मौत हो रही है। अब आप सोचेंगे जब सारे कीड़े इस तरह से मार दिए जा रहे हैं अगर हमको प्यूपा ही स्टेज में, तो फिर नए कीट कहाँ से मिलेंगे, आगे रेशम कहाँ मिलेगा? भाई सब बना डाला अच्छी क्वालिटी के लिए, लेकिन ज़रूरत तो और है। तो इसके लिए देखिए 1%, ओके, 1% प्यूपा को छोड़ दिया जाता है कोकून में, ताकि वो अपने आप नेचुरली वेस्कीड बने और बाहर निकले। वो 1% छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना आगे का जीवन चक्र शुरू कर सके। बाकी के जितने भी हैं उनको इस विधि से निकाल दिया जाता है, 1% को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा एक कोकून से 300 से 900 मीटर लंबा धागा हमको प्राप्त होता है, 300 से 900 मीटर। और आप सोच रहे होंगे कि कितने कोकून से हमको कितना रेशम मिल जाता है। तो देखिए 1 किलोग्राम कोकून से हम 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए हमको 5500, ओके, 1 केजी यानी 1 केजी अगर आपको रेशम चाहिए तो हमको कितने कोकून की जरूरत पड़ेगी? 5500, यानी इतने कोकून के रेशों को जब आप मिला देंगे तब हमको मिलेगी कितनी? 1 केजी रेशम। तो इस तरह से आप रेशियो समझ रहे हैं कि कितने ज़्यादा कोकूनों की हमको ज़रूरत पड़ रही है रेशम को प्राप्त करने के लिए। चलिए अब हम इसकी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब यहाँ से ये रीलिंग की प्रोसेस हो गई, कई सारे जब तंतुओं को रेशों को मिला के एक धागा तैयार हुआ रीलिंग, तो उसके बाद इनको आती है फिर धोने के बाद कलर करने के लिए डाइंग। देखिए प्रोसेस ये दिखा रहे हो, और इनको उसके बाद हम वॉश करते हैं। तो डाइंग प्रोसेस आप समझते होंगे, कलर करना, इसकी लच्छियाँ बना दी जाती हैं, फिर इनको मनचाहे अलग अलग रंगों में कलर कर दिया जाता है, और फिर ये मेन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वॉशिंग की, यानी कि धोना इनको। अब आप सोचेंगे कपड़े हैं क्या है, क्यों इनको धुला जा रहा है, धुलने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए जैसा कि लसलसा पदार्थ है, सेरिसिन मैंने बताया था, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, पूरी तरह से नहीं क्लीन होता है, तो इसलिए इसको गर्म पानी के बजाय उसके बाद इसको सर्फ वाले पानी में धुला जाता है। तो इससे ये पूरी तरह से एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरे, पतले पतले लंबे तंतु, और इसकी चमक भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर पूरे हम बात करें रेशे की, रेशम के जितने भी तंतु हैं, हमको जितना मिला रेशम, उसमें ये जो चिपचिपा पदार्थ है, जो गम वाला पदार्थ है, ये हम पूरा वॉश कर देते हैं तो उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्से तक का वेट जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद इसको निकालते हैं और इस तरह से देखिए सुखाया जाता है इनको। इसके बाद इनकी अलग अलग लच्छियाँ बना के इस तरह से तैयार कर देते हैं। उसके बाद इनको अलग अलग मशीनों पे इस तरह से लपेटा जाता है, और फिर ये प्रोसेस आती है जो बुनकरों के पास जाता है। ये बड़े बड़े रील होते हैं जिसपे इनको लपेट दिया जाता है, ये मशीनों से किया जाता है। इसके बाद यही पहुंचता है बुनकरों के पास। तो बुनकर क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिजाइन में आपने देखी होंगी, इसके बाद अलग अलग साड़ियाँ हैं और तरह तरह की ड्रेसें बन के आजकल तैयार हो रही हैं। तो बुनकर उनको मनचाहे ड्रेसों में, मनचाहे तरीके से कपड़ों में उसको बिनकर तैयार कर देते हैं। तो ये तो प्रोसेस आपने पूरी समझ ली। अब देखिए इसको हम अगर एक चार्ट के थ्रू अगर समझना चाहें तो देखिए, ये देखिए इस तरह से दिया मोथ ने एग, यानी कीट ने इस तरह से अंडे दिए। उसके बाद क्या होता है, एग में से क्या होता है, निकलते हैं ये सिल्क लार्वा, जिससे आप देख रहे हैं। और ये दो प्रोसेस में एक साथ कंबाइन करके बताने वाली हूँ। ये तो इसकी प्रोसेस हुई, देखिए यहाँ से मोथ ने पेयरिंग की, पेयर करके अंडे दिए, अंडे करके निकले लार्वा, ये इधर से चल रहा है। अब हम बात करते हैं इधर से। इधर किसान देखिए लिखा है फार्मर्स। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, मलबरी सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधों को ला रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, और उनके अपने प्लांट्स भी आके यहाँ तक तैयार हो गए हैं। दोनों तरफ से हो गया, लार्वा आके इनकी पत्तों पे बैठ गया और उसको खाने लगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पिन सिल्क कर रहे हैं, यानी कि ये अपने चारों ओर वही मुंह से लसलसा पदार्थ से प्रोटीन युक्त है उसको निकाल के अपने चारों ओर इस तरह से अपने आप को कवर कर रहा है। ये दिख रहा है इस तरह से, और धीरे 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 किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये देखिए ये क्या है, कोकून। तो प्यूपा युक्त गोल अंडाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कोकून। अब इसकी आगे की प्रोसेस शुरू होती है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि ये रीलर्स होते हैं। रीलर्स का काम क्या होता है
कि कोकून से रेशम के धागों को प्राप्त करना, ये जो बीच में पूरी प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं, इसको बुनकर आते हैं, तो ये सब आप चीजें पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेशम की किस्में। देखिए रेशम की किस्मों में हम बात करें तो आता है तसर रेशम जिसका कलर होता है तांबा, मूंगा रेशम सुनहरा पीला, कोसा रेशम हल्का भूरा रंग, एरी रेशम जिसको अहिंसा सिल्क बोलते हैं, ये वुडी व्हाइट होता है, और फिर मलबरी रेशम जो सफेद। देखिए ये सारे पॉइंट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ और ये वही सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखिए भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है और ये सारी चीजें देखिए फटाफट। भारत में कर्नाटक में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और भारत के प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। और उत्तराखंड के अलावा असम, झारखंड, ये सारे स्थान है जहाँ पर रेशम के कीट का पालन किया जाता है और रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी, लेकिन अब बात आती है कि हम इसकी उपयोगिता क्या है, हमें जो भी रेशम मिला। तो देखिए एक तो साड़ी, शेरवानी, ये सब ड्रेसें जो बनाई जाती हैं, इसके अलावा आजकल आर्टिफिशियल रेशम भी काफी चलन में है। तो उससे क्या होता है, पैरासूट हुआ और इसके बुलेट प्रूफ कपड़े हैं, ये सब भी आजकल रेशम के धागों से बनाया जाता है क्योंकि ये काफी मजबूत होते हैं। तो मैंने जैसे एक बात करी आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है कि ये प्लांट के सेलुलोज से, अब आजकल जैसे बैम्बू प्लांट है, बांस का पेड़ है, तो इन प्लांट के सेलुलोज से भी सिल्क बनाया जाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। और इसको आजकल हम यूज करते हैं, लेकिन आप पहचानो कैसे आर्टिफिशियल सिल्क है या ओरिजिनल सिल्क है। तो हम इसको पहचान सकते हैं अगर उनको हम जलाएं, उनके तंतुओं को। तो देखिए आर्टिफिशियल सिल्क जल के सिकुड़ जाएगा और उसमें गंदी सी बहुत तीखड़ स्मेल आएगी, और जब ओरिजिनल सिल्क होगा वो पूरी तरह से जलेगा और एक उसमें अच्छी स्मेल आएगी। तो ये पहचान है ओरिजिनल और आर्टिफिशियल सिल्क की। फिर मैंने एक बात करी थी आपसे, देखिए ये एरी सिल्क की। इसमें एरी सिल्क को मैंने बोला था कि ये अहिंसा सिल्क होता है। देखिए ये एक वर्ड, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ऐसा सिल्क है जिसमें हम कीड़ों को मारते नहीं हैं, उनका नेचुरली वेट करते हैं कि वो अपने आप बाहर आए। तो इस तरह से क्या होगा, जो प्राप्त सिल्क होगा उसमें हम किसी कीड़े की उसमें मौत नहीं होगी, तो इसलिए इसको अहिंसा सिल्क बोलते हैं। हाँ, क्वालिटी जरूर इसकी थोड़ा निम्न स्तर की आती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्या होता है सिल्क और क्या होती है उसकी उपयोगिता। अब हम बारी आती है आपकी मैसेज ऑफ द डे की। तो आज का मैसेज ऑफ द डे है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 4-5 अवस्थाएं मैंने दिखाई हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा कि रेशम के कीट का जीवन चक्र होता है, उसी तरह से हमारे भी जीवन का ये जीवन चक्र है कि पहले आप छोटे होते हैं, एक अवस्था आती है, फिर आप बालक होते हैं, उसके बाद आपकी तीसरी अवस्था आती है जब आप थोड़े यंग हो जाते हैं, फिर ये आपकी मिडिल स्टेज आती है और उसके लास्ट में आपकी 5वीं अवस्था आती है ओल्ड एज, जब आप वृद्धावस्था में जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अगर इसका भी हम उल्टा करके देखें तो ये हमारा ये जीवन चक्र इस तरह से चलता रहता है। तो ये वाली अवस्था और ये वाली अवस्था एक तरह से सेम है। तो आपको समझना है कि जिस तरह से आप छोटे होते हैं, पेरेंट्स आपकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, चाहे आपकी बात सेंस की हो या बिना सेंस की हो, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वही काम हमें करना है। जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े होते हैं तब हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी बातों को ध्यान से सुने और जिस तरह से उन्होंने हमारी देखभाल की, हम भी उनकी उसी तरह से पूरी देखभाल करें। तो इस तरह से बच्चों आपने आज समझा कि रेशम क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है और क्या उसका जीवन चक्र है, और इसके अलावा आपने ये मैसेज भी देखा। तो इसी तरह से अब आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ